अंग्रेजी में एक कहावत है, समटाइम्स ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी अजनबी होती है। बिग बैंग थियरी के मामले में यह सही है। इससे बड़ा मिस्ट्री कहाँ है जब हम कहते हैं कि एक छोटे से परमाणु से अरबों तारे और आकाशगंगाओं की शुरुआत हुई। हाय फ्रेंड्स, आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल। बिग बैंग थियरी ऐसा एक सिद्धांत है जो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यह बताता है कि 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत छोटे और जटिल अवस्था से ब्रह्मांड अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे अस्तित्व में आया। हम इसे बिग बैंग या बिग एक्सप्लोजन या महाविस्फोट कहते हैं, मगर एक्चुअल में ऐसा कुछ एक्सप्लोजन हुआ था? नहीं, वास्तव में इधर एक्सप्लोजन नहीं बल्कि एक्सपेंशन हुआ था यूनिवर्स का। हमारे ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि बिग बैंग के दौरान हमारे ब्रह्मांड एक बम की तरह फट गया था, तो आपकी समझ गलत है। बल्कि हमारे ब्रह्मांड एक बलून की तरह फुला रहा है। आज की फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉस है, उन नियमों से ये बिग बैंग को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस को जानते हैं, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। बिग बैंग के समय ये चारों बल एक ही बल के रूप में एक यूनिफाइड फोर्स थे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे आज के लॉस ऑफ फिजिक्स बिग बैंग पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारे मिल्की वे जैसी करोड़ों गैलेक्सीज है। जैसे कि हमने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो हमारा दूर की गैलेक्सीज हमसे और दूर जा रही है। वैज्ञानिक मैथमेटिकली इस कॉस्मिक एक्सपेंशन को समय से पीछे की ओर व्याख्या कर सकते हैं और इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक ही बिंदु से शुरू हुआ था और इस बिंदु को कहते हैं बिग बैंग सिंगुलैरिटी। हमें ये याद रखना है कि ये स्थान और समय सब उसी बिंदु से शुरू हुए थे। जब हर कोई ये बिग बैंग शब्द सुनता है, तो उनके दिमाग में ये आता है कि सभी तारे और आकाशगंगाएं एक विस्फोट से अचानक अस्तित्व में आ गई। लेकिन हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि इन तारों और आकाशगंगाओं के अस्तित्व में आने के लिए इधर कोई स्पेस ही नहीं थी। हमने ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये स्पेस और टाइम की शुरुआत बिग बैंग की बात हुई थी। सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड की वो स्थिति है जो बिग बैंग से पहले मौजूद थी। हमने बताया है कि ये ऐसा एक बिंदु था जहां कोई स्पेस और टाइम ऐसा कोई भी डायमेंशंस नहीं था। वो बिंदु जिसमें ब्रह्मांड की सारी एनर्जी और स्पेस टाइम केंद्रित था। सिंगुलैरिटी के तुरंत बाद की घटना को हम प्लैंक इपॉक या प्लैंक एरा कहते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे प्रारंभिक काल है। काल मतलब
हम यहाँ बहुत लंबी काल की बात नहीं कर रहे हैं। प्लैंक एरा बोले तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, छोटा माइक्रो सेकंड्स में हुआ था ये। एग्जैक्टली बोले तो 10⁻⁻43 सेकंड्स। अगर दूसरे तरीके से समझा जाए, मान लो कि अगर हम ब्रह्मांड के इतिहास को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, तो हम रिवाइंड करके केवल प्लैंक एरा तक ही देख पाऊंगा। यानी हम रिवाइंड करके सिर्फ उस 10⁻⁻43 सेकंड्स तक ही देख पाऊंगा जो बिग बैंग के तुरंत बाद आया था। प्लैंक एरा की टाइम फ्रेम से पहले हमारी आज की मौजूद साइंटिफिक लॉस काम नहीं करेगा। इस पृथ्वी में इधर का टेलीस्कोप से हम केवल ब्रह्मांड के एक निश्चित भाग तक ही देख सकते हैं और उससे आगे देखने के लिए हमें एक स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करना होगा। ऐसे कुछ स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, हबल टेलीस्कोप और हमारे हाल ही में लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप इत्यादि। हम जानते हैं कि अगर हम ब्रह्मांड के एक दूर के हिस्से में देखें तो हम वास्तव में उस हिस्से के अतीत काल को देख रहे हैं। हबल टेलीस्कोप के माध्यम से हम बिग बैंग के 50 करोड़ वर्ष बाद हुई घटनाओं तक देख सकते हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम अपने ब्रह्मांड के इतिहास में और पीछे मुड़कर देख सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड में पहले बनी हुई सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण को दिखाएगा। बिग बैंग थियरी हम जानते हैं कि ये एक साइंटिफिक थियरी है, यानी वैज्ञानिक सिद्धांत है। एक साइंटिफिक थियरी कैसे बनता है? पहले एक हाइपोथेसिस यानी कि एक परिकल्पना होती है, और यदि किसी हाइपोथेसिस को पर्याप्त सपोर्टिंग एविडेंस मिल जाते हैं तो वो एक थियरी बन जाएगा। इसलिए बिग बैंग एक थियरी है क्योंकि उस परिकल्पना या हाइपोथेसिस को कई आवश्यक एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी एक सिद्धांत है, न कि केवल एक परिकल्पना। हमारे आज के ज़माने में एक व्यक्ति को ये ईश्वर भगवान जैसे अंधविश्वासों को छोड़कर एथीस्ट बनने के लिए बिग बैंग थियरी ऑफ एवोल्यूशन जैसे कई थियरीज है, और इस थियरीज को बहुत सारे एविडेंसेस भी शामिल है। लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग ऐसे वैज्ञानिक प्रमाणों पर फोकस करने के बजाय उन बेवकूफ़ धार्मिक कहानियों पर विश्वास करते हैं। सभी धार्मिक लोग सृजनवाद, सृष्टिवाद या क्रिएशन थियरी में विश्वास करते हैं। वो थियरी जो दावा करते हैं कि भगवान या ईश्वर ने इस ब्रह्मांड और अन्य सभी चीज़ों को बनाया है। हालांकि विभिन्न धर्म ये क्रिएशन थियरी की अपनी अलग अलग अवधारणा के साथ प्रचार करते हैं, लेकिन इस क्रिएशन थियरी या सृजन सिद्धांत का कोई प्रमाण ही नहीं है। सृष्टिवाद छोड़ो, ईश्वर के होने का कोई प्रमाण भी नहीं है, 1% भी नहीं। सभी साइंटिफिक थियरीज में एक मानदंड होता है जिसे फॉल्सिफाइबिलिटी कहा जाता है। एक साइंटिफिक थियरी में फॉल्सिफाइबिलिटी ये होता है कि वो थियरी या सिद्धांत परीक्षण के लिए ओपन है, ताकि किसी को भी ये साबित करने का मौका मिले कि वो थियरी गलत है। इसलिए हर क्रिएशन बिलीवर्स का हमेशा परीक्षण, शोध और ये साबित करने के लिए स्वागत है कि बिग बैंग थियरी गलत है और एवोल्यूशन थियरी गलत है। जब एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तावित किए जाते हैं तो वह सिद्धांत कुछ प्रेडिक्शंस करेगा। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने अपने ये नए थियरी के आधार पर ब्लैक होल के अस्तित्व की प्रेडिक्शंस की थी। इसका मतलब है कि अगर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी सच है तो ब्लैक होल का अस्तित्व में होना जरूरी है। और वह प्रेडिक्शंस सच साबित हुई जब वैज्ञानिकों ने 1971 में ब्लैक होल का डिस्कवरी किया,
जो आइंस्टीन की मृत्यु के 16 साल बाद हुआ था। इसी तरह जब बिग बैंग थियरी प्रस्तावित की गई थी तो उसने CMBR नामक एक चीज की प्रेडिक्शंस की थी। CMBR या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे हम बिग बैंग के बाद बनने वाला सबसे प्रारंभिक विजिबल लाइट माना जा सकता है। हालांकि बिग बैंग थियरी ने CMBR के अस्तित्व की प्रेडिक्शंस की थी, इसे बाद में मतलब 1962 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स आर्नो पेंसियस और रॉबर्ट विल्सन द्वारा डिस्कवर किया गया था। जैसा कि हमने कहा, उस समय ये CMBR नॉर्मल विजिबल लाइट रेंज में था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ ये रेडिएशन इस अरब वर्षों के बाद माइक्रोवेव रेंज में बन गया। इस केबल टीवी और सेटअप बॉक्स युग से पहले 80s और 90s के दशक में हम एंटीना के माध्यम से टीवी पर दूरदर्शन देखते थे। उस समय हम इस स्क्रीन को अपने टीवी पर देखा करते थे जब कोई रिले नहीं था। हम इसे टीवी ग्रीन्स या टीवी स्टैटिक कहते हैं। दिलचस्प चीज ये है कि इस ग्रीन्स का छोटा प्रतिशत हिस्सा ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से आ रहा है। इसलिए जब हम इस स्क्रीन को अपने टीवी पर देखते हैं तो हम वास्तव में अपने ब्रह्मांड की शुरुआत देख रहे होते हैं। बिग बैंग नामक वो शब्द सबसे पहले अंग्रेजी एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने कॉइन किया था, लेकिन वो एक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। फ्रेड हॉयल ने मजाक में इस थियरी को बिग बैंग कहा था। BBC के एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में फ्रेड हॉयल ने ऐसे कहा कि these theories were based on the hypothesis that all the matters in the universe was created in one big bang at a particular time in the remote past। हालांकि वे इस सिद्धांत का मजाक उड़ा रहे थे, उनके भाषण के बाद बिग बैंग नाम उस सिद्धांत के लिए पॉपुलर बन गया था। फ्रेड हॉयल स्टेडी स्टेट थियरी में विश्वास करते थे। स्टेडी स्टेट थियरी में ब्रह्मांड की शुरुआत या अंत नहीं है, हालांकि ये स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन CMB के डिस्कवरी के बाद बिग बैंग थ्योरी को साइंटिफिक वर्ल्ड में अधिक स्वीकृति मिली और स्टेडी स्टेट थियरी अप्रासंगिक हो गई। बिग बैंग के लिए एक और बड़ा प्रूफ है एक फिनोमिनन जिसे कहता है रेडशिफ्ट। इसका मतलब है कि दूर की आकाशगंगाएं हमें लाल दिखाई देती है और निकट की आकाशगंगाएं हमें नीली दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है कि जब प्रकाश या विजिबल लाइट बहुत दूर गैलेक्सी से पृथ्वी पर आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और हम जानते हैं कि विजिबल लाइट में लाल रंग कम फ्रीक्वेंसी का होता है। ये डॉपलर इफेक्ट के कारण है, जिसकी चर्चा हम दूसरे एक वीडियो में करेंगे। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कई आकाशगंगाएं जो ब्लू शिफ्ट रेंज में थे वे रेड शिफ्ट रेंज में चले गए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है, और ये तभी हो सकता है जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा हो। तो ये बिग बैंग थ्योरी का एक और प्रमाण है। बिग बैंग थ्योरी का पहला आइडिया शुरू में एक बेल्जियन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जॉर्ज लैमेटर ने विकसित किया था। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि वो एक कैथोलिक पादरी थे। विज्ञान के सामने पादरी, पुजारी या मुल्ला जैसा कोई भेद नहीं है। विज्ञान ये नहीं देखेगा कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखता है कि उक्त बात सही है या नहीं, वो बात का एविडेंस है या नहीं। एक पादरी होने के नाते भी लैमेटर को
अपने विश्वास और उसकी मान्यताओं के खिलाफ काम करना पड़ा जब उन्होंने साइंस के पाथ चुन करके बिग बैंग के आइडिया पेश किया था। यही साइंस की ब्यूटी है। साइंस को किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक खोज को प्राप्त करने के लिए साइंस की मेथोडोलॉजीज का पालन करना पड़ता है, न कि उसकी रिलीजियस बिलीफ्स का। अब देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में रिलीजियंस के क्या विचार है। बिग बैंग आज एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे दुनिया भर में व्यापक स्वीकृति मिली है। धर्मों द्वारा सामने रखी गई सभी कहानियों और दावों के प्रमाण शून्य है। भगवान हो या शैतान, स्वर्ग हो या नरक, पुनर्जन्म हो या मोक्ष, सबका एविडेंस बिल्कुल जीरो है। इसलिए अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां धर्म गुरुओं और विश्वासियों को वैसे भी बिग बैंग थियरी को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि इस थियरी को अब बहुत सारा एविडेंस शामिल है। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। और यहाँ पे रिलीजियंस एक और झूठा दावा करेगा। वे कहेंगे कि ये हमारी किताबों में बहुत पहले ही ऑलरेडी कहा गया है। ईसाइयों के अनुसार बाइबल में ऑलरेडी कहा गया है बिग बैंग के बारे में। अगर किसी मुसलमान से पूछे तो वो कहेगा कि भाई आपने कभी कुरान पढ़ा है, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है बिग बैंग थियरी। एक हिंदू से पूछे तो वो भी यही कहेगा, ये हमारे वेद ग्रंथों में है, ये हमारे ऋषियों ने पहले ही कहा है। ऐसे दावे करने में सभी रिलीजियंस कंपटीशन करते हैं। कैसी बेशर्म हरकत है ये। जब विज्ञान कुछ खोज लेता है तो उसे अपना दावा करता है। रिलीजियंस हर समय यही करता है। धर्म और उसके आध्यात्मिक गुरुओं ने ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे ब्रह्मांड में सभी चीजों के बारे में जानते हैं। वे कहते हैं कि विज्ञान की सभी खोजें उनके शास्त्रों का ज्ञान है। तो हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, अगर वे इन सभी वैज्ञानिक सत्यों को पहले से जानते थे तो उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा क्यों है कि जब विज्ञान कुछ खोज लेता है तब वे आकर कहता है कि ये उनके किताब में है। ये वैज्ञानिक खोज से पहले बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताते? यही सारा रिलीजियंस का हिपोक्रेसी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा, इस चैनल के वीडियोस में आपको इस दुनिया के अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।